ऑप्शनल प्रिपरेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट. इसके बिना तो मेंस नहीं होने वाला, और मेंस नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं. इन वन ऑफ द इंटरव्यू where I cracked the mains examination, my optional was philosophy. In the second interview where I cracked the mains examination, my optional was political science and international relations. तो I have fair idea कि ये जो पूरा ऑप्शनल का सिलेक्शन है, ऑप्शनल का लैंडस्केप है, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है. एक प्रोसेस में आपको बताता हूं. अगर आपने अपना ऑप्शनल अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, अगर सिलेक्ट कर लिया है ना, तो इस प्रोसेस को लगा के देख लेना अगर पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं की है. आई शुड नॉट बी द वन हु इज टेलिंग यू कि यार ये ले लो, क्योंकि आप सोचो ना, अगर ऐसा होता तो खाली एक ही ऑप्शन से सिलेक्शन हो रहे होते. ऐसा कोई भी ऑप्शनल नहीं है जो कि अपने पीवाईक्यू में से के बाहर से आ रहा है. कमिंग टू द ऑप्शनल पार्ट, है ना. देखो भाई, ऑप्शनल प्रिपरेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट. इसके बिना तो मेंस नहीं होने वाला, और मेंस नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना. सबसे पहले मैं ऑप्शनल के बारे में आज क्या बात करने आया हूं. दो चीजें हैं जो डिस्कस करनी है. सबसे पहले ऑप्शनल का सिलेक्शन, एंड देन ऑप्शनल की प्रिपरेशन. राइट. देखिए, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग एरोगेंट, आई कैन से दिस थिंग. अगर आप सारथी एएस का जीएस मेंस का सारा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको इस फाउंडेशन कोर्स में मिलेगा, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं और आपने एक डिसेंट लेवल पे उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया, देखो हम तो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एंड टू एंड फॉलो कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आंसर राइटिंग भी आप हमारे साथ करोगे, आपके जीएस में मार्क्स आ जाएंगे. जितने मार्क्स सिलेक्शन के लिए चाहिए जीएस में आ जाएंगे, है ना. अब ऑप्शनल में अगर आपके 270 280 नहीं आ रहे हैं, जीएस में कितने मार्क्स आप ले आओ, जीएस में 500 तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना. आएंगे जीएस पे 420 430 440 के आसपास, ठीक है ना. अल्टीमेटली बिना ऑप्शनल के सिलेक्शन नहीं होने वाला. तो अगर बिना ऑप्शनल के सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो सिलेक्टिंग राइट ऑप्शनल फॉर यू is one of the most top rated, most important decision that you are going to make, isn't it? है ना. तो सोच समझ के लेते हैं. प्रिपरेशन की भी बात करूंगा मैं आपसे, है ना. पहले ऑप्शनल की सिलेक्शन की बात करते हैं, है ना. आप में से कितने लोगों ने ऑप्शनल अपना फाइनलाइज कर लिया है? चलो, काफी लोग कर चुके हैं. देखो, जब भी मैं सेशन लेता हूं, whenever I take this session, so I give a disclaimer. I am not going to tell you which optional is good for you. That is not the way we can plan for it. कि मैं आपको बताऊं कि ये ऑप्शनल ले लो, या आप अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर ये अच्छा है या ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई विल नॉट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, ठीक है. आई शुड नॉट बी द वन हु इज टेलिंग यू कि यार ये ले लो, क्योंकि आप सोचो ना, अगर ऐसा होता तो खाली एक ही ऑप्शन से सिलेक्शन हो रहे होते. अगर ऐसा कुछ वेल सेट होता, यार ये ऑप्शनल बेस्ट है, इससे मैक्सिमम सिलेक्शन हो रहे हैं, तो बाकी ऑप्शन लोग लेते ही क्यों, है ना. ऐसा कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि ये ऑप्शनल बेस्ट है ना. तो मैं आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा कि हाँ ये ऑप्शनल ले लो या ये मत लो. लेकिन मैं आपको कहां हेल्प करने वाला हूं, ऑन व्हाट बेसिस. एक प्रोसेस में आपको बताता हूं. अगर आपने अपना ऑप्शनल अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, अगर सिलेक्ट कर लिया है ना, तो इस प्रोसेस को लगा के देख लेना अगर पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं की है ना. तो ऑन व्हाट बेसिस यू शुड बी सिलेक्टिंग योर ऑप्शनल. बताओगे आप मुझे क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपना ऑप्शनल चूज करें. भाई, इफ इट इज सच एन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू मेक इन आवर सिविल सर्विसेज जर्नी, तो ये डिसीजन थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, एक प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए, है ना. अगर ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा, प्रोसेस ड्रिवन होगा, तो चांसेस है कि सही डिसीजन हम ले पाएंगे, है ना. वेरिएबल जितने भी मैं मेंशन करने वाला हूं, समवेयर कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको ना एक बार रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बेसिस पे डिस्कस करते हैं, है ना. देखिए, आई बिलीव ऑनेस्टली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं पहले. आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज टू यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. In one of the interview where I cracked the mains examination, my optional was philosophy. In the second interview where I cracked the mains examination, my optional was political science and international relations. तो I have fair idea कि ये जो पूरा ऑप्शनल का सिलेक्शन है, ऑप्शनल का लैंडस्केप है, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है. देखिए, मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है आपकी और मेरी सोच में या किसी और टॉपर की सोच में. I believe that there can be multiple parameter on the basis of which you are selecting your optional, but the topmost should be marks. मैं ना इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको.
आपको समझ में आएगा, है ना। एक बात बताओ मुझे, मैंने पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में मैं बोलूंगा, जब से मैंने अपना प्रिपरेशन ओवर किया है, आई हैव सीन लॉट ऑफ टॉपर, स्पेशली जो भी लोग जल्दी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, दे आर सेइंग, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप चेक करोगे तो देर आर मेनी टॉपर्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी इन पास्ट 5 to 6 ईयर, इजंट इट, है ना। पिछले 5-6 सालों में एंथ्रोपोलॉजी से काफी टॉपर रहे हैं या नहीं रहे हैं, आप देखेंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट टॉप क्राइटेरिया होता, इफ इंटरेस्ट इज द टॉप क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एनी ऑप्शनल, तो ऐसा क्यों है कि आज से अगर हम 8 या 9 साल पहले देखेंगे तो लोगों को एंथ्रोपोलॉजी पसंद नहीं था, बट पिछले 6-7 सालों में ही मेनी पीपल, स्पेशली 2017 के बाद, 2017 टॉपर अनुदीप दुरीशेट्टी, who switched his optional and scored rank 1 from the anthropology optional. उसके बाद से एंथ्रोपोलॉजी बिकेम वेरी पॉपुलर। अब मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो गया? एक ब्रॉडर लैंडस्केप सोचो ना आप ऐसे 1-2 सालों के बारे में मत सोचो। इट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। डेटा हम कलेक्ट करते हैं पिछले 15 सालों का, है ना। 2010 से 2017 तक पीपल वर लेस इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी, एंड 2018 से 2024 सडनली बहुत सारे लोगों का ह्यूमन इवोल्यूशन में इंटरेस्ट आ गया। क्या ये बात आपको सही लग रही है कि भाई 2017 से पहले तो पीपल हैव वेरी लेस इंटरेस्ट अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना, बट आफ्टर 2018 सडनली लॉट ऑफ यंग पीपल हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। कुछ तो गड़बड़ है इस बात में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक द एंथ्रो ऑप्शनल, है ना। डोंट कंसीडर दिस थिंग, ठीक है ना। ये नहीं बोला मैंने आपको क्या बोला है, यूपीएससी में many people, most of the people decide their optional, especially who are clearing their exam, decide their optional on the basis of the marks, ठीक है ना। तो मार्क्स शुड बी द टॉप क्राइटेरिया। पिछले 5-6 सालों जो भी आप ऑप्शनल कंसीडर कर रहे हो, है ना, उसके मार्क्स आप जरूर देखें पिछले 5-6 सालों का। समझ में आ रहा है क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? अरे कोई बात 5 साल बाद समझ में आए मेहनत करने के, है ना। ये बातें आपको लग रही होंगी, हाँ कोई बंदा आया है, आप शायद अभी पार्क में वॉक कर रहे होंगे और सुन रहे होंगे, है ना। ये 6 साल की मेहनत के बाद सीखा है मैंने, जो भाई बात आपको बताई है। 6 साल जब मैंने देखा कि कहां पे क्या हो रहा है, किसका कैसे सिलेक्शन हो रहा है ना, उसका क्रक्स आपको मैं बता रहा हूं। आप कह दोगे कि मैंने इंटरेस्ट के बेसिस पे XYZ ऑप्शन ले लिया, अगर उसमें नंबर ही नहीं आ रहे, है ना, अगर पिछले 5 सालों में कोई भी IAS ऑफिसर उस ऑप्शन से नहीं बना है, तो आप कैसे बन जाओगे? बताओ मुझे, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, मार्क्स के बाद की बात करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक तो हो गया मार्क्स, मेरे हिसाब से सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जीरो लाइन। सुनना जरा ध्यान से, जीरो लाइन का क्या मीनिंग है? आप सभी लोग अपने यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो अभी तो आप जीरो पे हो, है ना। आप इससे पहले भी कुछ चीजें पढ़ के आए हो, आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा है, आपको स्कूल में भी कुछ सब्जेक्ट पसंद होंगे, राइट। कुछ आपका इंक्लाइंड एटीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड होगा। भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई आईआईटी से है, लेट से, है ना, तो उनको शायद इंजीनियरिंग ऑप्शन ज्यादा पसंद आते हो। मान लो कोई ऑलरेडी मास्टर्स कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसको पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी अच्छा सा आता है, थोड़ा डिसेंट आता है। लेट से अगर आप डॉक्टर हो, है ना, तो आपको थोड़ी सी बायो अच्छी आती होगी जो आपको एंथ्रो में हेल्प कर सकती है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब ये जो जीरो लाइन है ना, यू नीड टू कंसीडर दिस व्हाइल डिसाइडिंग योर ऑप्शनल। यार मेरे को क्या चीज अभी तक अच्छे से आती है, कौन सी चीजों में मैं पहले अच्छा परफॉर्म करते आया हूं, ठीक है। समझ में आया भाई? अगर आपको बायो अच्छी लगती है तो एंथ्रो लो, इजंट इट, है ना। 30% ऑफ द सिलेबस बायो है उसमें। चलो डन। तो सेकंड इज जीरो लाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन माय ओपिनियन, गाइडेंस। गाइडेंस, है ना। अगर कोई आप ऐसा ऑप्शन ले रहे हो जिसके मार्केट में कोई नोट्स नहीं है,
कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई मेंटर नहीं है गाइड करने के लिए, कोई टीचर नहीं है। देखो आप गरिया देते हो कोचिंग इकोसिस्टम को, है ना। मैंने आजकल पिछले 3-4 सालों से मैंने नोटिस किया ये पैटर्न, है ना, कि समवेयर many people are taking help from the coaching, but everyone is criticizing the coaching as well, है ना। यूपीएससी कोचिंग इकोसिस्टम हैज बिकम लाइक अ पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। एवरीबडी क्रिटिसाइज इट बट एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट एज वेल, ठीक है। बट प्लीज टेल मी दिस थिंग, अगर आपको कोई गाइड करने के लिए ही नहीं है ना, किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई टीचर ही नहीं है, उसकी कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं है, कोई आपको ये बताने के लिए नहीं है कि ये नोट्स पढ़ लो, तो आप कैसे तैयारी करोगे उसकी। तो गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए, उसका इकोसिस्टम होना चाहिए, उसी के थ्रू आप प्रिपरेशन करोगे। डन। फोर्थ पैरामीटर, अब यहां पे मैं डालूंगा इंटरेस्ट, कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट कहां पे मेनली काम आता है, दो चीजों में। सबसे पहला, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो क्यूरोसिटी होगी, है ना। और क्यूरोसिटी इज लाइक समथिंग जो कि आपको एक वो जो गैप होता है ना, 100 में से 99 और 100 में से 100 में से 100 उसी के आते हैं जिसको क्यूरोसिटी होती है। 100 में से 100 वाला 100 मार्क्स टारगेट नहीं कर रहा होता, उसको एक इनहेरेंटली क्यूरोसिटी होती है विच पुशेस हिम और हर टुवर्ड्स द एक्सीलेंस। तो इंटरेस्ट का एक तो ये मुझे फायदा लगता है, क्यूरोसिटी, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट मुझे क्या लगता है, अल्टीमेटली आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 से 4 बार पढ़ना है और एवरीथिंग गेट्स बोरिंग इन थर्ड और फोर्थ टाइम। तो अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो एटलीस्ट टॉलरेबल रहेगा वो सब्जेक्ट। दैट इज अ सिंपल थिंग, है ना। चलो डन। जीरो लाइन और इंटरेस्ट में क्या गैप है, जैसे मैं आपको बताता हूं। मेरा जीरो लाइन क्या था, आई वॉज इंजीनियर फ्रॉम IIT रुड़की, सिविल इंजीनियर था, है ना। तो मेरा जीरो लाइन क्या था, या तो मैं कोई साइंस ऑप्शन ले लूं या सिविल इंजीनियरिंग ले लूं, वो मेरा जीरो लाइन था। बट मेरा इंटरेस्ट कहां था, पॉलिटिकल साइंस में। समझ में आ रहा है इंटरेस्ट और जीरो लाइन में डिफरेंस। दोनों सेम भी हो सकता है ना, गर्लफ्रेंड और वाइफ सेम हो सकती है ना, ठीक है। तो दोनों सेम भी हो सकता है कि आपका जो जीरो लाइन है और जो आपका इंटरेस्ट है वो सेम है। डन। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया फाइनलाइज 2 ऑप्शनल। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, जितने भी लोगों ने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है, इन 4 वेरिएबल को अपने सामने लिख के सोचो, थोड़ी सी रिसर्च करो, कहां पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने टॉपर निकले हैं, थोड़ी रिसर्च करो, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लगाओ 2-3-4 दिन। कोई भी अच्छा लैपटॉप ले रहे होते हो, आईपैड ले रहे होते हो, रिसर्च करते हो नहीं करते हो, एक एयरपॉड्स लेने हैं, ईयरफोन लेने हैं, रिसर्च करते हो नहीं करते हो, तो ऐसा कोई रिसर्च करो यहां भी, देखो टॉपर्स के क्या ऑप्शनल रहे हैं, जाओ मुदित सर के ब्लॉग पे, मुदित सर ने टॉपर से ब्लॉग बनवा रखा है इतना बढ़िया। रिसर्च करो एंड देन फाइनलाइज 2 ऑप्शनल जो आपको लगता हो आपके पैरामीटर के फिट हो रहे हैं, और उन दोनों ऑप्शनल का एक बेसिक मटेरियल उठा लो मार्केट से। लिसन टू द प्रोसेस, है ना। उन दोनों ऑप्शनल का आप एक बेसिक मटेरियल उठा लो, है ना। 2-2 दिन दो उन दोनों मटेरियल को, कोई भी मार्केट से एक बुकलेट उठा है ना, जस्ट गिव 2 days टू ईच वन, और एट द एंड ऑफ इट अपने आप आपका डिसीजन हो जाएगा। तो मैं आपको डिसीजन नहीं बता रहा हूं आपको क्या लेना है, मैंने आपको प्रोसेस बताया, समझ में आया, ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो करो, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे 2 ऑप्शनल सिलेक्ट करो, 2-2 दिन दो दोनों ऑप्शनल को, एट द एंड ऑफ इट आपके सामने क्लियर कट आंसर होगा, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दैट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। डन। तो भाई फेब्रवरी में आई वांट एवरीवन टू फाइनलाइज योर ऑप्शनल, है ना। ऐसा कोई नहीं चाहिए मुझे जिसको फेब्रवरी के एंड में ये नहीं पता कि मेरा ऑप्शनल क्या है। पढ़ लेना चाहे कॉलेज खत्म होने के बाद, है ना, थोड़ा थोड़ा अभी से शुरू कर लेना, बट ऑप्शनल फाइनलाइज करो। देखिए रिमूव होने के चांसेस अभी तो मुझे कम लग रहे हैं, तो अभी तो आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चलो डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, अगर आपको लिखना है तो लिख लो कुछ, अदरवाइज मैं इसको क्लीन करके ऑप्शनल की प्रिपरेशन डिस्कस करूंगा, है ना। सेकेंड थिंग मैं ये डिस्कस करूंगा। अब मैं ना अगेन अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा क्लब करता हूं यहां पे, कि जितने भी लोगों को मैंने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर लाते हुए देखा है ना,
चाहे वो 1 साल में ये काम कर रहे हैं या 2 साल में कर रहे हैं, 3 साल में कर रहे हैं, 4 साल में कर रहे हैं, देयर ऑप्शनल प्रिपरेशन गो थ्रू 4 to 5 phases, है ना। समझो, पहले आराम से सुनो, फिर समझ में आएगा। देयर ऑप्शनल प्रिपरेशन गो थ्रू 4 to 5 phases। पहला फेज होगा बेसिक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेसिक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द फर्स्ट फेज, जहां पे आप ऑप्शनल डिसाइड करके पहली बार चीजें रीड करते हो, ठीक है। फेज 2 PYQ फेज। इस फेज में आप क्या करते हो, आप ऑप्शनल की दोबारा रीडिंग स्टार्ट करते हो एंड यू कीप PYQ इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, योर ऑप्शनल प्रिपरेशन इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ PYQs। ऐसा कोई भी ऑप्शनल नहीं है ना, जो कि अपने PYQ में से के बाहर से आ रहा है ना। आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर आपको पिछले 10 साल, लास्ट 10 ईयर के PYQ का आंसर अगर आपको लिखना आता है अच्छे से, तो आपके ऑप्शनल में अच्छे नंबर आ जाएंगे। वही थीम है जो अलग अलग तरीके से यूपीएससी रिपीट करता है ना। इवन जो सो कॉल्ड डायनेमिक सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट आपको डायनेमिक लगते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस को लोग डायनेमिक बोलते हैं, बहुत ज्यादा डायनेमिसिटी नहीं है। एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो इस साल यूपीएससी में, PSIR का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, इस साल यूपीएससी में अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैव विजिटेड द यूएस, तो अगर कोई इंडिया यूएस रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि ऑल द कंटेंट विच यू आर गोइंग टू राइट विद इन दैट पर्टिकुलर आंसर विल बी फ्रॉम दिस ईयर कंटेंट। वो एक ब्रॉडर क्वेश्चन होगा, है ना, जिसमें कि 80% पार्ट फिक्स है, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो पिछले 5-6 साल से बिल्ट हो रहा है, ठीक है। मे बी 1 or 2 point 3 point यू विल राइट फ्रॉम द करंट, है ना, वो एक एडिशन है, बट जो बेसिक पार्ट है वो फिक्स है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, जहां पे यू कीप PYQ इन फ्रंट, और उस PYQ को ध्यान में रखते हुए आप अपना कंटेंट पढ़ते हो, और उस कंटेंट को धीरे धीरे PYQ के मॉडल आंसर की शेप देने की कोशिश करते हो, ठीक है। थर्ड फेज, नोट्स मेकिंग। यू नेवर मेक नोट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनॉप्टिक नोट्स, नॉट द नोट्स जो कि आप कोचिंग में लिख रहे हो, है ना। ऑप्शनल की कोचिंग की मैं अभी बात करूंगा आपसे, आई विल डिस्कस दैट विद यू, है ना। फेज 3 है नोट्स मेकिंग। ऑफ कोर्स अगर आपको अपने ऑप्शनल में टॉप मार्क्स लाने हैं, तो आपके पास सिनॉप्टिक नोट्स होने चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन द रियल मेंस एग्जामिनेशन यू गेट 5 days break between GS4 and optional paper. Are you aware about this thing? Are you aware about this thing कि in the final mains examination day 1 पे आपका essay का पेपर होता है, day 2 पे आपका GS1 और GS2 का पेपर है, day 3 पे आपका GS3 और GS4 का पेपर है, then you get 5 days break, उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। तो इन 5 दिन में जो भी इंसान अपना ऑप्शनल तगड़े से रिवाइज करके जाता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है ना, उसको 25-30 नंबर का एडवांटेज रहता है ओवरऑल, दोनों ऑप्शन में मिला के, दोनों पेपर में मिला के, ठीक है। तो दैट इज वाई नोट्स मेकिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो फेज 3 में यू विल मेक नोट्स, है ना, सिनॉप्टिक नोट्स आप बनाओगे। देन आएगा फेज 4, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आप PYQ की आंसर राइटिंग करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आप कितने ही कोई भी ऑप्शन ले लो, आपका ऑप्शन आप मुझे बोलोगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, है ना, कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे, इन्हीं 4 फेजेस से जाएगी आपके ऑप्शन की प्रिपरेशन। कुछ लोग इस चारों फेज को 1 साल में कंप्लीट कर दे रहे हैं, कुछ लोगों को 2 लग रहे हैं, कुछ को 3 लग रहे हैं, कुछ को 4 लग रहे हैं। वो आप पे डिपेंडेंट है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो। बट अल्टीमेटली योर ऑप्शनल विल गो थ्रू दिस फेज, एंड एट योर सिचुएशन यू आर एट दिस फेज। ऑप्शनल फाइनलाइज करो एंड स्टार्ट द बेसिक रीडिंग। अब यहां पे जो आपका गाइड एक क्वेश्चन आता है, कोचिंग। देखिए मेरा क्या मानना है, व्हाट आई बिलीव, आप अपने अगर किसी ऑप्शनल की कोचिंग ले रहे हो, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी ना टाइमलाइन को लेके कॉन्शियस रहना। टाइमलाइन को लेके कॉन्शियस रहने का क्या मीनिंग है, अगर आपके ऑप्शनल की कोचिंग आपको 1.5 साल तक सिलेबस कंप्लीशन में ही लगी है, अगर आपकी ऑप्शनल की कोचिंग आपके 1.5 साल तक सिलेबस कंप्लीशन में लगी है, प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली, है ना, कि आपको कोई ऑप्शनल की कोचिंग ऐसी है, कोई भी ऑप्शनल हो, PSIR हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो,
जो कोर्स के अंदर ही डिटेल्ड आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, जहां पे कि कंसोलिडेशन होता है। प्लीज टेल मी दिस थिंग, आपको क्या लगता है कि सारथी आईएएस इतना पॉपुलर क्यों हुआ पिछले 2-3 सालों में? मैं आपको रीजन बताता हूं उसका, है ना। फर्स्ट वी गेन दी पॉपुलैरिटी एट द लेवल ऑफ मेंस, इजंट इट? अगर आपने थोड़ा सारथी आईएएस के बारे में पढ़ा हो, आपने देखा हो, आपने भी कोर्स ज्वाइन किया है ना। वी गॉट पॉपुलर ओनली बिकॉज जो मेंस एग्जामिनेशन है वहां पे हम आंसर राइटिंग भी आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। अब दिस वाज द बिगिनिंग एक्चुअली। अब अगर आप बाकी जो ऑप्शनल की कोचिंग है, अगर आप वहां पे देखोगे, अगर आप 1.5 ईयर खाली एक बार सिलेबस कंप्लीशन में लगा दे रहे हो, ठीक है ना, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, ये बाकी जो 3 फेज हैं ये तो अगले साल होंगे फिर, इजंट इट? फिर मतलब इस अटेम्प्ट में तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसका मतलब आप इस अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे फिर। तो ऑप्शनल की कोचिंग आप कर सकते हो, बट बी कॉन्शियस अबाउट द टाइमलाइन, है ना। आइडियली इन माय ओपिनियन ऑप्शनल की कोचिंग विल हेल्प यू इन दिस फेज ओनली, है ना। फेज 2, 3, 4 आपको खुद ही ट्रेवल करना पड़ता है ऑप्शनल में, इसी फेज में आपको ऑप्शनल की कोचिंग हेल्प कर सकती है ना। तो ये फेज ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो वॉट एवर बी द ऑप्शनल यू आर चूजिंग, और जो भी आप कोचिंग चूज कर रहे हो ऑप्शनल की, अगर वो 5-6 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट कर दे रहे हैं देन इट इज गुड, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि एक्चुअली बेसिक रीडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद तो तैयारी स्टार्ट होती है, प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस फेज। ये तो एक ब्रॉडर कवरेज है बस, है ना। आप जब पीवाईक्यू करोगे, नोट्स बनाओगे, आंसर राइटिंग करोगे, तब मैच्योर होगी ना प्रिपरेशन। तो इसका टाइम बचना चाहिए। देखिए मैं एक आइडियल टाइमलाइन भी आपको बता देता हूं। आई बिलीव कि एट दिस स्टेज अगर आप सारथी आईएएस के फाउंडेशन 2026 को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फेज 1 है, इस फेज 1 को आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड समवेयर बाय जुलाई एंड अगस्त आप इसको कंप्लीट करें, मतलब 6 मंथ इस फेज में लगाएं रफली, ठीक है। एंड देन पीवाई जो भी सब्सिक्वेंट फेज होगा उसमें कम टाइम लगेगा। अगला फेज आप दिसंबर तक ओवर कर सकते हैं, 4 महीने लगेंगे, 4 से 5 महीने, ठीक है ना। जहां पे आप पीवाईक्यू देख के, है ना, एक सेकेंड, जुलाई अगस्त, अच्छा नवंबर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये 4 महीने मान लो आप यहां पे, देन 2 मंथ्स आप यहां पे दे सकते हैं, दिसंबर जनवरी। देन आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर दी ऑप्शनल, ये भी मैं बताता हूं, कुछ मेल आए थे और हमारी टीम को भी आपने क्वेरी भेजा था। राइट नाउ वी आर नॉट प्लानिंग फॉर ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स, है ना, बिकॉज वी बिलीव देयर आर लॉट ऑफ गुड टीचर्स हु आर टीचिंग डिफरेंट ऑप्शनल, बट दिस इज वेयर द गैप लाइज, इजंट इट? फेज 2, 3, 4, दिस इज वेयर द गैप लाइज, है ना, कि जहां पे कि आपको कोई पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराए, नोट्स मेकिंग में हेल्प करे, है ना, आंसर राइटिंग कराए, राइट। तो फर्स्ट फेज आप खुद कंप्लीट करो, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। जहां गैप है वहां पे हम कोशिश करेंगे उस गैप को प्लग करने की। समझ में आया कुछ? 1 घंटा मेहनत हुई, 2-3 बातें जो मैंने आपके साथ करी सेशन के स्टार्टिंग से वो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपका बैकलॉग बिल्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया बैकलॉग आपको कैसे मैनेज करना है। दूसरा राइट मोटिवेशन, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट टेक इट लाइटली। एग्जामिनेशन आपको दिख रहा है कि 2026 में है, बट मुझे क्या नजर आ रहा है, यू हैव ओनली 2025 to actually prepare for the 2026 examination. All the benefit of starting early you will lose out if you don't study consistently, ठीक है ना। तो लगातार मेहनत कीजिए। ऑप्शनल, इट इज द टाइम टू सिलेक्ट योर ऑप्शनल, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप योर लर्निंग एक्सपीरियंस एट सारथी आईएएस इज गोइंग गुड, ठीक है। तो इसी तरीके के सेशन मैं बीच बीच में लेता रहूंगा आप सभी के साथ। देखिए इट्स अ लॉन्ग प्रोग्राम, लॉन्ग प्रोग्राम में हमारा अप्रोच यही रहता है कि वी जिनके फेसेस देख के आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, चाहे मैं हूं या डॉक्टर शिविन है या फिर मुदित जैन सर है ना, दे विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद यू ड्यूरिंग थ्रू ऑल दीज सेशन, सो दैट एक कनेक्ट बना रहे और एक ब्रॉडर लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि गाड़ी जा कहां रही है, ठीक है ना। क्योंकि फाउंडेशन प्रोग्राम एक लंबा प्रोग्राम होता है, तो आई विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद यू, ऑडिट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, हमने क्या अच्छा करा क्या बुरा करा, ठीक है।